नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम क्या है जी? लीनियर मोमेंटम का सिंबल रहेगा P और ऊपर एक एरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपने को क्या करना है, सिर्फ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है। तो जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज व्हाट, m इंटू वी। ठीक, वेर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके ऐसे यूनिट क्या हो जाएंगे, मास और वेलोसिटी की बॉडी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ओके ग्रेट। नाउ एग्जांपल देखते हैं अपन एक, जो मास है बॉडी का 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका लीनियर मोमेंटम निकालो, तो लीनियर मोमेंटम इसका कैसे निकालूंगा? इसका लीनियर मोमेंटम बन जाएगा अपने पास मास 2 kg इंटू 5 इन द आई कैप विच इज़ मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम अपने पास आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन अपन देखते हैं एक। तो उस क्वेश्चन में अपने पास सिचुएशन ऐसी है कि एक वॉल है और उस वॉल के पास एक बॉल आती है। बॉल का मास है m और बॉल की वेलोसिटी है u। ठीक है, और अपने को गिवन है कि द बॉल कम्स, स्ट्राइक्स द वॉल एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल आई दीवार के पास, दीवार से टकराती है वो u स्पीड से और टक्कर खा के वो पलट जाती है, रिबाउंड कर जाती है, और जो उसका रिबाउंड करने का स्पीड है दैट इज सेम। अब स्पीड सेम है बट हम भी जानते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो दिस विल बी प्लस u एंड दिस विल बी माइनस u। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड delta p. Now what is delta p? Delta p is change in linear momentum. ठीक है, तो चेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब इसका डेल्टा पी लिखा जाएगा तो उसको लिखा जाएगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। नाउ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम इज दिस, इनिशियल मोमेंटम इज दिस। तो फाइनली द मोमेंटम वाज m minus u, minus because the direction is in negative, minus sign, and momentum initial was what, m u because it was plus u। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास आएगा minus mu, तो द आंसर इज minus 2mu। तो change in momentum is what? Change in momentum is 2mu in the negative x डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट। अपने को मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है, बट याद रखना है कि जो वेलोसिटी को मैं वहाँ पुट करूँ विद साइन पुट किया जाए उसको। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज नहीं हुआ, जब ये आ रही थी बॉल तब भी इसका मैग्नीट्यूड मोमेंटम का कितना है, mu, बाद में भी mu। तो mu अगर मैग्नीट्यूड का अपन डिफरेंस करते तो जीरो आता, बट अगर मैं डायरेक्शन को साथ में लेके चलता हूँ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका आंसर आएगा -2mu। ठीक, नेक्स्ट अपने पास जो है रिलेशन बिटवीन P एंड F। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन है जिसमें लीनियर मोमेंटम और फोर्स का कोई आपस में कनेक्शन बन रहा हो? तो अपने पास एक न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन के सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो थी कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दैट चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स विच इज़ बीइंग अप्लाइड। और उस चीज़ को अगर मैं एवरेज करना चाहता हूँ, मान लो एवरेज फोर्स में निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज फोर्स में डी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। और टाइम इंटरवल ये इन्फिनिट स्मॉल है क्योंकि ये क्या होती है, ये होती है इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या फोर्स लग रही है, उसमें अपन क्या करते हैं, इन्फिनिट स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं क्या चेंज आया मोमेंटम में। तो इन दैट टाइम द मोमेंटम चेंज्ड बाय एन अमाउंट dp, द फोर्स इज व्हाट, dp बाई dt। और अगर मेरे पास बड़ा इंटरवल है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो उसमें फिर नीचे टाइम का बड़ा इंटरवल आ जाएगा और ऊपर टोटल चेंज इन मोमेंटम जो उस टाइम के दौरान हुआ दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, द एवरेज फोर्स।
नेक्स्ट इज, एक और चीज़ अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को बोला जाएगा इम्पल्स, ठीक है, जिसका सिंबल रहेगा जे, और ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। That means delta p itself is what? Impulse, ठीक है। इम्पल्स बोल सकते हैं, या और अच्छे से बोलना हो तो इसको अपन लीनियर इम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल रिलेशन, कभी कभार हमसे इम्पल्स पूछ लिया जाता है। तो इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो भी बदलाव आता है वही इम्पल्स हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अपन एग्जांपल देख रहे थे, एक बॉल टकरा के वापस आती है, तो उसमें अपन ने चेंज इन मोमेंटम निकाला। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है? इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। कि बॉल को क्या इम्पल्स मिला, और वो किसने दिया? वॉल ने दिया। तो दैट वाज द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द वॉल टू द बॉल, ठीक। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं तो इन चीज़ों को आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो जी क्या रिश्ता है इम्पल्स और फोर्स के बीच में, ठीक। तो अगर अपन वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो अपने ध्यान में आता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, F is dp by dt, that will lead to dp is going to be F dt. Now integrating both the sides, this will become delta p, and this is what? Integral of f dt, and this is what? This itself is the impulse. तो f dt का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो मुझे क्या देगा? इम्पल्स। और जिस इंटरवल के लिए मैं इम्पल्स निकालना चाहता हूँ उसी इंटरवल की मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लिमिट्स पुट कर दूंगा कि टाइम गोज फ्रॉम टाइम इनिशियल टू द टाइम फाइनल, or that integration will provide me the impulse, or you can say the change in linear momentum. Both are same. Now depending upon this what we can see is कि अगर हमारे पास कभी एक कर्व आ जाता है, ठीक है, और कर्व किसके बीच है? दिस इज f and this is t, and let's say the curve goes like this. तो अगर मैं उसको सॉल्व करता हूँ t1 से लेकर t2 तक, तो जो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन आएगा, area under the curve is impulse, ठीक। एफ डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? एफ डी टी की इंटीग्रेशन होगी एफ टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर जैसे अपन ने पहले पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, जब हम पढ़ रहे थे तो वाई डी एक्स होता है एरिया अंडर द कर्व, वाई डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो यहाँ वाई एक्सिस पर कौन है? एफ डी एक्स। तो एक्स एक्सिस पर कौन है? टी, तो उसकी जगह पे आ गया डी टी। दिस विल गिव अस व्हाट? द इम्पल्स, ओके। तो इस पर अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिस पर अपन इस चीज़ को समझ पाएंगे, और फिर एवरेज फोर्स और इन सब चीज़ों को उसमें रिलेटेड कंटेंट होगा। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि जी अ बैट्समैन स्ट्राइक्स अ बॉल कमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन, और गिवन क्या है? मास ऑफ द बॉल इज 500 ग्राम एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट इज 0.4 सेकेंड्स। तो सिचुएशन इसकी कुछ ऐसी बन रही है कि लेट्स से हमारे पास एक बैट्समैन का बैट है, तो एक बॉल आती है और वो बॉल इस बैट से टकराती है और फिर क्या हो जाती है? रिटर्न कर जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे को ये गिवन है कि उसका इनकमिंग स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको रिटर्न कर दिया गया ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो अब मेरे को फाइंड करना है कि जिसका चेंज इन मोमेंटम कैसा है। तो आप देखेंगे सिमिलर सिचुएशन बन रही है जैसे अभी अपने पास बॉल वाला क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली मैं इसका जब इनिशियल मोमेंटम ढूंढता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम विल बी mv
the final momentum will be minus mv because the final momentum is in the negative direction. ठीक, तो the mass is 500 ग्राम, that means 0.5 किलोग्राम into the velocity which is 10, तो ये अपने पास आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Now in this case it will be similar but minus 5 किलोग्राम पर सेकेंड. तो फर्स्ट चीज़ जो मेरे से पूछी गई है that is the change in linear momentum. The change in momentum will be momentum final minus initial. तो -5 this is -10 kilogram meter per second. So this is the answer for the first part. Now what is impulse? तो impulse is itself equal to the change in momentum. तो जो change in momentum हमने फाइंड करा है वही हमारा क्या हो जाएगा, impulse हो जाएगा. तो impulse का आंसर रहता है सेम as that of the first part because by definition दोनों क्या है, सेम ही तो है. impulse itself is change in momentum. Okay, now for the third part में अपने से पूछा गया what is the average force exerted by the batsman. तो average force exerted by the batsman जो रहेगा that will be delta p by delta t. ठीक, तो ये जो फोर्स है दिस इज द फोर्स रिसीव्ड बाय द बॉल, और बॉल वही फोर्स रिसीव करेगी जो फोर्स बैट्समैन के द्वारा लगाई जाएगी. तो फोर्स रिसीव्ड बाय द बॉल इज द सेम एज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन. And this will be what? The change in momentum already अपने पास है -10 delta t. The time in which that change took place वो भी given है. Time of contact between the ball and the bat is 0.4 seconds. तो time is 0.4. तो ये क्या बन जाएगा? The answer is -25 newtons. So these are the relation between momentum, its change, impulse, and the average force. Next is the conservation of linear momentum. So this is a very useful principle. इस principle की हेल्प से अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थ्रू आउट द सिलेबस काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस प्रिंसिपल की हेल्प से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ग्रेविटेशन चैप्टर में होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में होगा, काफ़ी जगह इसका यूज़ आएगा, तो इसको अपन ध्यान से समझते हैं. तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो. कि अपने पास कुछ एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब कुछ बॉडीज़ का सिस्टम है, उस सिस्टम में एक बॉडी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कितनी बॉडीज़ हो सकती हैं, पॉइंट मासेस हो सकते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज़ हो सकते हैं. जो भी अपन सिस्टम चूज़ करेंगे अगर उस पर नेट फोर्स हुआ ज़ीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मतलब होता है ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, चेंज नहीं होगा. ये हमारे पास कहाँ से आता है? सिंस फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, नाउ इफ फोर्स इज ज़ीरो that means dp by dt is 0, and if the rate of change of p with time is 0 that means p is constant, and if p is constant उसका मतलब है जो मोमेंटम पहले था मेरे पास वही मोमेंटम बाद में होने वाला है. तो द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. ऑल्टरनेटिवली वी कैन से द चेंज इन मोमेंटम इज 0. सो द मोमेंटम विल नॉट चेंज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0. हाँ, अगर कोई फोर्स आ जाती है मेरे पास तो फिर तो डेफिनेटली मोमेंटम चेंज होगा. तो दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल ओनली इफ द फोर्सेस एक्टिंग आर 0. ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अपन डील करते हैं. तो मान लो मैं एक सिचुएशन लेता हूँ. तो इस सिचुएशन में अपने पास क्या है कि दिस इज स्मूथ ग्राउंड. इस स्मूथ ग्राउंड पर एक बॉल है. इस बॉल का मास है m1 और ये बॉल चल रही है कितनी स्पीड से? u1 से. देयर इज अनदर बॉल जिसका मास है m2 एंड दिस बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ u2, और मुझे गिवन है m1 इज 2 किलोग्राम, m2 इज 4 किलोग्राम, u1 इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड u2 इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो दो बॉल्स हैं और ग्राउंड पर चल रही हैं एंड दिस इज गिवन दैट द ग्राउंड इज स्मूथ. और ये अपने सेंट्रो मास के क्वेश्चन करते वक्त देखा था कि अगर ग्राउंड स्मूथ होता है तो ग्राउंड फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं दे पाता है.
द ओनली फोर्स विच ग्राउंड कैन प्रोवाइड इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में फोर्स नहीं आ पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम इन दोनों बॉल्स को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे। वी विल से कि दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम। तो ऐसे अगर मैं इसको देखता हूं तो इन दोनों को अगर मैं सिस्टम बनाता हूं तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा दैट इज, इस बॉल के लिए जो फोर्स है दैट इज m1g in the downward direction and n1 in the upward direction. For this ball also there is a force m2g in the downward direction and n2 in the upward direction. These forces are well balanced. वर्टिकल तो दोनों के पास इक्विलिब्रियम है और हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स है ही नहीं। अब अगर मैं इनका सिस्टम चूज करता हूँ तो व्हाट इज द f इन x डायरेक्शन, दैट इज 0। हालांकि y में भी 0 है बट y की अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि y में ये क्वेश्चन है नहीं। इस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द x डायरेक्शन ओनली। तो x डायरेक्शन में मैंने इंश्योर कर लिया कि भाई नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। उसका मतलब है कि x डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स आएगी नहीं। अगर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं, फॉर एग्जांपल इस बॉल की क्योंकि स्पीड अपने पास ज़्यादा है तो ये बॉल कल को जाएगी, इसके साथ टकराएगी। जब ये टकराएगी तो ये उस पर फोर्स लगाएगी, बट एज अ रिटर्न दूसरी बॉल भी वापस उस पर फोर्स लगाने वाली है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। तो ऐसी फोर्सेस को बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल मतलब ऐसी फोर्सेस जो सिस्टम के एलिमेंट्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मैंने तेरे पे लगा दिया, तूने मेरे पे लगा दिया, बाहर से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ऐसी चीज़ को बोला जाता है कि इंटरनल फोर्सेस हैं, आपस में कैंसिल हो जाती हैं, एक्सटर्नल फोर्स में वो काउंट नहीं होती। तो टोटल फोर्स कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों बॉल्स टकराती हैं और हमें गिवन है कि टक्कर के बाद ये दोनों बॉल्स एक साथ चलती हैं, ठीक है। तो इट वॉज गिवन कि आफ्टर कोलिजन the two balls will stick together and move as a single body। तो बोला गया कि ये जो m1 वाली बॉडी है और ये जो m2 वाली बॉडी है both will have the same velocity। it is given that after collision ये दोनों टकराई आपस में, the bodies stick together। अगर बॉडी स्टिक हो जाती है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये निकल के आता है कि ये दोनों फिर सेम स्पीड से चलेंगी। अलग अलग वेलोसिटी से वो नहीं चल सकती अगर वो दोनों जुड़ चुकी हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि बॉल आती है उससे टकराती है, क्लब हो जाती है और क्लब होकर फिर एक साथ चलती हैं। और मैं ये क्या ढूंढ चुका हूँ कि बाहर से कोई फोर्स लगने वाला है नहीं। इवन व्हेन दे कोलाइड दे स्ट्राइक ईच अदर बट दोज फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन, दे आर नॉट फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो अपने पास जो निकल के आएगा कि जो इनिशियल मोमेंटम था वही इनिशियल मोमेंटम क्या होने वाला है, अपने फाइनल मोमेंटम के बराबर होने वाला है। अब हमारा टास्क से ये बचेगा कि इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। तो अब व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम इज momentum of first body plus the momentum of second body. What is final momentum? Momentum of first body plus the momentum of second body. तो initial momentum में m1 u1 plus m2 u2, this must be equal to, finally this figure is this m1 v plus m2 v। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास m1 है तो m1 इज 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू 2v प्लस 4v, दिस इज 20। 8 is equal to 6v, that means v is what, 28 by 6
मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चल गया कि फाइनली जब बॉडीज स्टिक करेंगे एक दूसरे को तो फिर वो किस वेलोसिटी से चलेंगे। तो आई गिव यू अ क्विक रिकैप। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो फिर अपन इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाते हैं? अपन कहते हैं कि मान लेते हैं कि भाई दो बॉडीज़ हैं, इनको सिस्टम बना लिया गया। अगर सिस्टम बना लिया गया तो इस सिस्टम पर फिर फोर्सेस चेक करे जाते हैं। फोर्स हमें कोई मिला नहीं, क्यों? ग्राउंड स्मूथ था और बाकी सारा कुछ वर्टिकल में हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो कैंसल्ड। तो एक्स में फोर्स नहीं तो मोमेंटम रहा सेम। इनिशियल मोमेंटम इनिशियल डायग्राम से, फाइनल मोमेंटम फाइनल डायग्राम से, और फाइनल के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन था कि द बॉडीज विल मूव टुगेदर, तो वी दोनों का सेम हो गया। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी प्रोसीड एंड फाइंड आउट कि स्टिक करने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। ठीक है।